हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी आ गया है आपका। तो आज मैं आपको करवाऊंगी बिहार का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस जो बीपीएससी ने पूछा है, क्योंकि इस बार परीक्षा लेने वाली है बीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मोकामा में। ठीक है, मोकामा में स्थित है। और इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, समस्तीपुर जमालपुर में रेलवे कारखाना, फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना और बरौनी में रासायनिक खाद। ठीक है, बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है और वही पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा, और क्योंकि लिखना डिस्क्रिप्शन में तो बहुत कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो मिले हैं महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कि देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग परियोजना है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 54। अब सॉरी, नंबरिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट किया है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो कौन सा राजमार्ग है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो जोड़ता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 85। ठीक है, तो 85 जो किसको जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पंपास। अब चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। प्रेरीज कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, ये पूछा जाता है। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। और स्टेपीज पाया जाता है यूरोप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सारे क्वेश्चन इस तरह से है ना कि कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट ही आपको बता रही हूँ और बीपीएससी में भी पूछा गया। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवण सर्वाधिक है? तो किस में है? मृत सागर, डेड सी में है। डेड सी में कोई डूबता नहीं है, वहाँ पे देखिए डूबना संभव नहीं है और आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो ऊपर ही तैरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में है। ये अकॉर्डिंग टू 2021 है, आप अपना इसका करंट देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये तो इसी में इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी में क्या होता है? कुलगाड़ी में होता है सोना खनन। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी है। देखिए कुलगाड़ी कहाँ है? कुलगाड़ी और कार्ल गुरली, हाँ ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। ये जो है स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये भारत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा मतलब सूचीबद्ध है कि नहीं है? तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और समान नागरिक संहिता, और ये नहीं है कि छोटे परिवार का मानदंड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से
51 अनुच्छेद तक आते हैं। अनुच्छेद 39 घ में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 39 इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 44 इम्पॉर्टेंट है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और 350 का इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक, देखिए ये अलग है। 350 का इम्पॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि आप तो वो रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो मूल अधिकारों में निम्न 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15 मतलब सामाजिक समता, और लोक नियोजन में अवसर की समानता, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, और अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण 29, शिक्षा संस्थानों का स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो अनुच्छेद 30 है। तो क्या क्या याद करना है इसमें? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 29 और 30। ठीक है, ये बस इतने ही क्या है, इतने ही केवल भारतीयों के लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। देखिए इसमें मैंने एक बार और पढ़ाया था कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था जो विदेशी लोगों के लिए भी होता है, कौन सा ऐसा कानून होता है। तो जा करके रिवाइज कर लेना वहाँ से। जो इससे पहले भी मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर कराया है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर पेपर पहले नहीं देखा है, पुरानी वीडियोस, तो जाके देख लेने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। और ये देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 53 का के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ उसके अंडर में जो भी अधिकारी रहेंगे उसके द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन? अटॉर्नी जनरल। तो ये भी देख लीजिएगा अटॉर्नी जनरल भारत के करंट कौन है, और लिख के बताइए कमेंट में। कमेंट नहीं करना तो जो है आप खुद ही सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ये इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा ही पैरा इम्पॉर्टेंट है। तो या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे फतेह इंग्लिश अकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है? 19 का 1 का ए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पूरा देख लेते हैं। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19 1 ए के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर अनुच्छेद 19(1) ए के खंड 2 के अंतर्गत ये तो युक्ति वाली बात तो हर अनुच्छेद में ही लगभग आप अगर संविधान उठा के देखेंगे ना तो आपके संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें युक्ति निर्बंधन होता है। ठीक है, तो इसकी बात ही छोड़िए, बस आपको इतना देखना है कि 19(1) के ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है
तो क्या है? एक सलाहकार समिति है कि एक मतलब समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है कि प्रशासनिक प्राधिकारी है, क्या है? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायता करती है। ठीक, बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड हो गया और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन किस एक सेंस में रिपीट हुआ था। और 42 संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे बोलते हैं लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ था। और कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किसमें जोड़े गए थे भाई? ये आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। जो शुरू का प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, इंग्लिश में हम भारत के लोग करके हिंदी में। और जब आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं, सरकारी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले पेज पे प्रस्तावना ही लिखा रहता है, वही वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो किसने की है? वी.के.आर.वी. राव ने। वी.के.आर.वी. राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 मतलब 1 से 11 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है? तो वो है 17.64। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। ठीक है, और बिहार स्पेशल जो मैंने क्लास कराई है उसमें है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का क्या आधार था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरी महाल नोबिस और मॉडल पे था। तो देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन ये मुझे सेकंड मिल रहा है, क्योंकि ये इस टाइप का पूछा गया था, पहली किस मॉडल पे, दूसरा तीसरा किस मॉडल पे, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 76 क्या पता नहीं कितने वाला क्वेश्चन होगा, पर इसका अलग अलग जगह से कलेक्ट किया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो कौन सा है? स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित करों में स्टाम्प शुल्क प्रमुख है, जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जबकि इसका संग्रहण एवं वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक, और केंद्रीय बैंक कौन सी है? केंद्रीय बैंक कौन सी है? यहाँ पे मैंने लिखा दिया, बता ही दिया। निम्नलिखित उपायों में से कौन, और ये बताइएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और मतलब कौन से सन में हुई थी? निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो क्या है? निर्यातों पर अधिक कर लगाना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ाना, रुपए का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखा है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः गया, देखिए यहाँ पे आ भी गया, एलपीजी में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है? तो एलपीजी में देखिए इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, और हाँ जो लाइटर होता है, लाइटर आग जलाने वाला, उसमें क्या कौन सी गैस होती है? ठीक है, ये आप बताइएगा, या तो रिवाइज करिए या तो देख लीजिएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है,
पायसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को कैसे हटाता है? पायसीकरण द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। और ये बहुत बार बहुत तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है तो क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के निर्माण मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड संरचना कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि आयोडीन जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से मतलब किसका बहुलक है? तो बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, विटामिन B1, हाँ B1 में संतरा होता है, मतलब संतरा में विटामिन B1 होता है। और डी किस में होता है? कॉड यकृत तेल में होता है, हाँ सही बात है। और विटामिन ई में क्या होता है? गेहूं, हाँ गेहूं अंकुरित तेल में क्या होता है? विटामिन ई होता है। अल्फाल्फा में होता है विटामिन के। तो सारा ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। हाँ चलिए ठीक है, इसमें भी यही दिया हुआ है। निम्नलिखित अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। तो डीएनए सभी को पता है कि उत्तरदायी तो है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो जब वहाँ पे आप थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा मत, ऐसा थोड़ा सा सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, रिलेट करने की कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो कहते हैं विटामिन D2 को। ठीक हो, विटामिन D2 को, विटामिन डी का D2 एक प्रकार होता है, उसे ही बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये टोकोफेरॉल बेरीबेली नहीं, क्योंकि टोकोफेरॉल का अर्थ होता है विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तंत्रिका संबंधी रोग होता है। ठीक है, तंत्रिका संबंधी रोग होता है, जबकि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन B1 मतलब होता है थायमिन, विटामिन B1 का मतलब होता है थायमिन। और चलिए और पढ़ लेते हैं, साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता, और रिकेट्स आर्गोकैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन है प्रतिजैविक औषधि? तो इसमें दोनों ही है। देखिए कौन सा दोनों है, सल्फा गुआनिडीन और क्लोरोरैम्फेनिकॉल, दोनों ही प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक औषधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे अभी तक तो नहीं दिखा कहीं भी एग्जाम में, ये वाला 90 वाला, लेकिन क्या पता अगर आपके BPSC में आया है तो आ सकता है, इसलिए आप एक बार देख के जाइएगा। और इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन है प्रोटीन। तो इंसुलिन बनता कहाँ से है? अग्नाशय से, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना पूछता है इंसुलिन का कहाँ से मतलब कहाँ से बनता है? तो अग्नाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में की भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन निभाता है। और फ्रेंड्स ये ऑक्सीटोसिन का बहुत ही गलत प्रयोग होता है आजकल, मतलब कि डेयरी बारे में, कि भैंसों को या फिर गायों को या फिर इस तरह का जो भी डेयरी होते हैं, जो भी दूध देते हैं, उनका दूध बढ़ाने के लिए इसका इंजेक्शन लगा देते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से सामने देखा, मुझे तो बहुत बुरा लगा, पर अब क्या ही कर सकते हो, किसको बोलोगे कि ऐसा मत करो, थोड़ा सा अपना भी सेंस होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। यकृत का नाम इंग्लिश में क्या होता है? यकृत का नाम बता के मतलब बताइएगा, लीवर होता है और क्या होता है? ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। वसा में जो घुलनशील विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और फ्रेंड्स ये बताइए कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं, और कौन कौन से होते हैं जो पानी में होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन
प्रतिस्कंदक विषाव, अब ये इतना बड़ा क्या, इतना कठिन कौन हिंदी लिखता है। विटामिन के जो है होता है, इसका साफ सीधी यही काम है कि जैसे कभी आपको कट वगैरह जाता है कहीं भी स्किन वगैरह पे, तो विटामिन के जिसको जिसको कमी होती है तो उसका रक्त बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रक्त कैंसर, जो रक्त कैंसर होता है उसका नाम क्या है, ल्यूकीमिया, के रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, कौन सा है, तो है इसका फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, और इसके पहले वाला भी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया। बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ावा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास, अच्छा हाँ ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन इनके इसमें इंक्लूड हो गया, तो आप अपना करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। और भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्टिवेटरी, ठीक है, तो हिंदी में अगर हिंदी लिखा है और इंग्लिश चीज़ें लिखी हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। लैब किस राज्य में स्थापित होगी, तो ये होगी महाराष्ट्र में, तो ये भी आई थिंक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था उस टाइम का। तो कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व है वायु प्रदूषक, तो डस्ट वगैरह से वायु का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कमी से संबंधित है कि भाई ग्रीन हाउस गैस सब लोग अपने यहाँ उत्सर्जित कम करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मिलाना है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी तो कम है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में नापते हैं, जिस साउंड को किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन छिद्र किसका कारण होता है, सीएफसी के कारण, जो आपके फ्रीज से गैस वगैरह निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और बिना फिजिक्स के तो आजकल कोई रह नहीं सकता। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी रहती है, H2SO4 की, तो H2SO4 अम्ल में ज़्यादा रहता है, और दूसरा कौन, HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला भी और इसके पहले वाला भी, ये वाला भी, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, कौन से तीसरे स्थान पर, तो बिहार स्पेशल भी मैंने कराए हैं, बिहार की जनसंख्या, बिहार में कौन क्या है, बिहार का कुछ करंट अफेयर वगैरह, तो जाकर देख लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है, तो कौन है, भागलपुर, तो भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्व विख्यात है, सोचिए इतना इम्पोर्टेंट है, विश्व विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है, तो स्पर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बिहार की परियोजनाएं भी मैंने करवा रखी हैं, जो हाल फिलहाल की बिहार की परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, तो जाकर के एक बार उस पर नज़र डाल देना, ठीक है, बस एक बार आपको देखना ही है और क्या करना है, कुछ भी नहीं, एग्जाम में आना है, बस आपको बस पका पकाए मिल रहा है, आपको खाना है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो इनको तो कोई भूल ही नहीं सकते, बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह को बिहार से के जगदीशपुर से हैं, इनको कोई नहीं भूल सकता। इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को, तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे, तो कहाँ सोते हुए पकड़े गए थे, जामको पाई वन में, जामको पाई वन में सोते हुए पकड़े गए थे। 3 मार्च सन 1900 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ था सभी को पता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो किसने छोड़ी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ दी थी। और सोचिए इतना मतलब इतने प्रोमिनेंट लीडर्स वहाँ से आ रहे थे बिहार से, तो कितना मतलब
बहुत तरह मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बिहार से आए इंडियन नेशनल मूवमेंट में। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या लिखा था? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई है। भारतीय संविधान द्वारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और इसकी एक कहानी है जो कि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्या बताऊँ। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो कौन बनाता है? विश्व बैंक समूह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है भाई? काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्रांतियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं। हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन से, श्वेत है दुग्ध से, नीली है मत्स्य से, गुलाबी है झींगा मछली, पीली है सूर्यमुखी या तिलहनों से। वैसे तिलहनों पूछा जाता है, तिलहनों की कौन सी है। रजत है अंडा से, भूरी क्रांति है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से, और कृष्ण क्रांति है मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन है खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है कि जो इंद्रधनुष क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है आपके समग्र क्रांति मतलब नवीन कृषि नीति में निर्धारित करने से। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा ही सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि किस ट्रेंड में क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसका एग्ज़ाम है बिहार का की टीचिंग एग्ज़ाम का, क्योंकि जो है इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आई है। तो ये मत सोचिएगा कंपटीशन क्या, मतलब क्या पता उसका भी हो जाए और आपका भी हो जाए, तो कर भला तो हो भला वही वाला। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।